बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट्स पे। इसमें हम देखेंगे जो इंडिया का आईन है इसमें बहुत सारे राइट्स को दिए गए हैं। तो सबसे पहली बार हम देखेंगे बेटा आर्टिकल 12 पे हम जाएंगे। आप सभी जानते हैं बेटा कि फंडामेंटल राइट जो होते हैं ये पार्ट एंड पार्सल होते हैं सिटीजंस की लाइफ का। पहले हम जाएंगे आर्टिकल 12 पे। आर्टिकल 12 जो है बेटा ये सबसे पहली बार स्टेट को डिफाइन करता है। और मैंने आपको बोला है कि स्टेट क्या होता है। स्टेट इज ए स्टेट में चार एलिमेंट्स आते हैं। एक एलिमेंट आता है पॉपुलेशन, दूसरा एलिमेंट आता है टेरिटरी, तीसरा एलिमेंट आता है गवर्नमेंट और फोर्थ एलिमेंट आता है सॉवरेनिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, फॉर मेकिंग एनी स्टेट वी नीड फोर एसेंशियल एलिमेंट्स like population, territory, government and sovereignty। इसके बाद आर्टिकल 12 जो है ये कंप्लीटली डिफाइन करता है स्टेट को। अगर आप पुराने स्टेट को देखोगे तो इसका आइडिया प्लेटो ने दिया था 5th सेंचुरी में। अगर आप मॉडर्न स्टेट का आइडिया देखोगे तो इसका आइडिया दिया था निकोलस मैकियावेली ने, जिसको हम बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स, है ना। तो आर्टिकल 12 के बाद हम जाएंगे आर्टिकल 12 के बाद हम जाएंगे आर्टिकल 13 पे। आर्टिकल 13 में बोला गया है कि द स्टेट कैन नॉट मेक एनी लॉ व्हिच विल वायलेट और एब्राइज द पार्ट 3rd और फंडामेंटल राइट्स। तो यहां पे बोला गया है, सीधे हम लिखेंगे द स्टेट कैन नॉट मेक एनी लॉ, the state cannot make any law which will violate the fundamental rights। the state cannot make any law which। आज हमारा जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट्स पे। इसमें हम देखेंगे जो इंडिया का आईन है इसमें बहुत सारे राइट्स को दिए गए हैं। तो सबसे पहली बार हम देखेंगे बेटा आर्टिकल 12 पे हम जाएंगे। आप सभी जानते हैं बेटा कि फंडामेंटल राइट जो होते हैं ये पार्ट एंड पार्सल होते हैं सिटीजंस की लाइफ का। पहले हम जाएंगे आर्टिकल 12 पे। आर्टिकल 12 जो है बेटा ये सबसे पहली बार स्टेट को डिफाइन करता है। और मैंने आपको बोला है कि स्टेट क्या होता है। स्टेट इज ए स्टेट में चार एलिमेंट्स आते हैं। एक एलिमेंट आता है पॉपुलेशन, दूसरा एलिमेंट आता है टेरिटरी, तीसरा एलिमेंट आता है गवर्नमेंट और फोर्थ एलिमेंट आता है सॉवरेनिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, फॉर मेकिंग एनी स्टेट वी नीड फोर एसेंशियल एलिमेंट्स लाइक पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। इसके बाद आर्टिकल 12 जो है ये कंप्लीटली डिफाइन करता है स्टेट को। अगर आप पुराने स्टेट को देखोगे तो इसका आइडिया प्लेटो ने दिया था 5th सेंचुरी में। अगर आप मॉडर्न स्टेट का आइडिया देखोगे तो इसका आइडिया दिया था निकोलस मैकियावेली ने, जिसको हम बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स, है ना। तो आर्टिकल 12 के बाद हम जाएंगे आर्टिकल 12 के बाद हम जाएंगे आर्टिकल 13 पे। आर्टिकल 13 में बोला गया है कि द स्टेट कैन नॉट मेक एनी लॉ व्हिच विल वायलेट और एब्राइज द पार्ट 3rd और फंडामेंटल राइट्स। तो यहां पे बोला गया है, सीधे हम लिखेंगे द स्टेट कैन नॉट मेक एनी लॉ, द स्टेट कैन नॉट मेक एनी लॉ व्हिच विल वायलेट द फंडामेंटल राइट्स। the state cannot make any law which will violate the fundamental rights। तो जब हम देखते हैं बेटा आर्टिकल 13 को, इसमें बोला गया है कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये कुछ बेसिक राइट्स होते हैं जिनके बगैर हम अपनी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 13 में बोला गया है कि स्टेट या गवर्नमेंट ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती है जिससे आपके, हमारे या सिटीजंस के राइट्स वायलेट हो जाएंगे। अब आर्टिकल 13 के बाद हम जाएंगे बेटा आर्टिकल 14 पे। आर्टिकल 14 जो है बेटा ये डील करता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। तो यहाँ पे जब हम आर्टिकल 14 पे जाते हैं, इट डील्स विद द इक्वलिटी बिफोर द लॉ।
तो यहाँ पे हम सारे जो इंडिया में रहने वाले लोग हैं ये सारे सेम हैं, इनमें से कोई अमीर है या गरीब है, बट वी आर ऑल आर सेलिंग इन द सेम बोट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नेवर डिस्क्रिमिनेट्स एनी पर्सन। इसके बाद जो हम आर्टिकल 14 पे हम जा रहे थे, तो इसके बाद हम आर्टिकल 15 पे जाएंगे। इससे पहले मैं दोबारा आपको बोलूं कि आर्टिकल 14 में बोला गया है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, और आर्टिकल 15 में बोला गया है डिस्क्रिमिनेशन को हम कैसे रिमूव करेंगे। तो बेटा डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है? डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स एंड रिलीजन। तो डिस्क्रिमिनेशन में अगर आप देखेंगे या तो कास्ट आएगी, या तो बेटा क्रीड आएगी, या तो कलर आएगा, या तो रिलीजन की बुनियाद पे हम लोगों को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। मगर आईन में क्या बोला गया है? अगर आप कास्ट को, क्रीड को, कलर को या रिलीजन को सामने लाते हैं तब आप इंडिया के रहने वाले नहीं हैं, तब आप क्या है? फिर स्ट्रेंजर। इसी तरह से बेटा आर्टिकल 15 आपको क्लियर हुआ कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स एंड रिलीजन के बाद हम जाएंगे आर्टिकल 16 पे। आर्टिकल 16 क्या बोलता है बेटा? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। हर एक इंसान को हम रोजगार देंगे, लेकिन अगर वो एम्प्लॉयमेंट में कैसे आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, आप कैसे नौकरी हासिल करेंगे बेटा? दो सिस्टम है। एक सिस्टम है बेटा हमारे पास मेरिट सिस्टम, एक सिस्टम है हमारे पास मेरिट सिस्टम, और दूसरा सिस्टम है हमारे पास सबोर्डिनेट सिस्टम। अगर आप इंडिया में देखेंगे, इंडिया में हम ज्यादातर नौकरी किनको देते हैं बेटा? जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर पाते हैं, लाइक आईएएस, आईसीएस, केएस, केसीएस एटसेट्रा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे और एक सिस्टम जिसको यूके में फॉलो किया जाता था ज्यादा, वहां पे सबोर्डिनेट सिस्टम था, वहां अमीरों को ही नौकरी मिलती थी। मगर इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होता है। टीचर का बेटा टीचर नहीं बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा, और एडवोकेट का बेटा एडवोकेट नहीं बनेगा, साइंटिस्ट का बेटा साइंटिस्ट नहीं बनेगा। इट डिपेंड्स अपॉन द कैपेबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, है ना। तो अगर आप सबको याद होगा बेटा आर्टिकल 16 जो है इसमें बोला गया है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है हर एक को नौकरी दी जाएगी, मगर किस पे दी जाएगी? मेरिट सिस्टम पे, मेरिट सिस्टम पे। हां, इसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे हम देखेंगे बेटा आर्टिकल 17 जो है, आर्टिकल 17 डील करता है अनटचेबिलिटी के साथ। तो अनटचेबिलिटी क्या होता है? आप लोगों ने ऑलरेडी हिस्ट्री पढ़ी होगी 7th में भी, और इस तरह से आपने देखा होगा बेटा कि अनटचेबिलिटी में हम ज्यादा देखते हैं कास्टिज्म को। अगर आप इंडियन सोसाइटी में देखेंगे, इट वाज कंपोज्ड ऑफ द ब्राह्मणस, शूद्रास, क्षत्रियास एंड वैश्यास। इसको हम हिस्ट्री में वर्ण सिस्टम भी बोलते हैं, और इसमें 4 कास्ट्स होती थी। ब्राह्मणस अपने आप को बोलते थे हम ज्यादा हायर कास्ट वाले लोग हैं, और शूद्रास को बोला जाता था आप लोअर कास्ट वाले लोग हैं, और क्षत्रियास का काम था बेटा जंग लड़ना, और वैश्यास का काम क्या था? एग्रीकल्चरल काम, ट्रेडर्स वगैरह। तो इंडिया वालों ने खुद ही अपने सिस्टम को क्या किया था? डिवाइड किया था। वरना गीता में, रामायण में, कुरान में या किसी मजहबी किताब में कास्टिज्म पे कहीं पे नहीं लिखा गया है कि कास्ट ये हायर है या वो हायर है। वी ऑल आर सेम, वी ऑल आर सेम। और यहाँ पे अनटचेबिलिटी का मतलब यही है कि इंडिया में अगर आप देखिए ज्यादातर हम क्या करते हैं? दलितों को, शेड्यूल्ड कास्ट्स को एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स को हम नेग्लेक्ट करते हैं ना, तो हम इन चीजों को नेग्लेक्ट करते हैं। तो यहाँ तक जो है आपको क्लियर हुआ बेटा? तो यहाँ तक जो है एक तो आपने आर्टिकल 16 भी देखा पहले, इसमें आपने ये देखा कि अगर आपको नौकरी हासिल करनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या किसी स्टेट में, और आर्टिकल 1 क्या बोलता है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ 28 स्टेट्स। अगर आप आर्टिकल 1 को देखेंगे, यूआई यूनियन ऑफ इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो ये क्या बोलता है? इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स जो है बेटा, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपको इंडिया का कानून भी मानना है। तो क्योंकि आप इंडिया में ही रहते हैं, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसमें 28 स्टेट्स आते हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज आते हैं। हमारे पास पहले 7 ही थी, लेकिन ड्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2009 JNK वाज कन्वर्टेड फ्रॉम स्टेट्स टू यूनियन। आज हमारा जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट्स पे। इसमें
हम देखेंगे जो इंडिया का आईन है इसमें बहुत सारे राइट्स को दिए गए हैं। तो सबसे पहली बार हम देखेंगे बेटा आर्टिकल 12 में हम जाएंगे। आप सभी जानते हैं बेटा कि फंडामेंटल राइट जो होते हैं ये पार्ट एंड पार्सल होते हैं सिटीजंस की लाइफ का। पहले हम जाएंगे आर्टिकल 12 पे। आर्टिकल 12 जो है बेटा ये सबसे पहली बार स्टेट को डिफाइन करता है। और मैंने आपको बोला है कि स्टेट क्या होता है। स्टेट इज ए, स्टेट में 4 एलिमेंट्स आते हैं। एक एलिमेंट आता है पॉपुलेशन, दूसरा एलिमेंट आता है टेरिटरी, तीसरा एलिमेंट आता है गवर्नमेंट और फोर्थ एलिमेंट आता है सॉवरेनिटी। So dear students, for making any state we need 4 essential elements like population, territory, government and sovereignty. इसके बाद आर्टिकल 12 जो है ये कंप्लीटली डिफाइन करता है स्टेट को। अगर आप पुराने स्टेट को देखोगे तो इसका आइडिया प्लेटो ने दिया था 5th सेंचुरी में। अगर आप मॉडर्न स्टेट का आइडिया देखोगे तो इसका आइडिया दिया था निकोलस मैकियावेली ने, जिसको हम बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स, है ना। तो आर्टिकल 12 के बाद हम जाएंगे, आर्टिकल 12 के बाद हम जाएंगे आर्टिकल 13 पे। आर्टिकल 13 में बोला गया है कि द स्टेट कैन नॉट मेक एनी लॉ व्हिच विल वायलेट और एब्राइज द पार्ट 3rd और फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ पे बोला गया है, सीधे हम लिखेंगे द स्टेट कैन नॉट मेक एनी लॉ, द स्टेट कैन नॉट मेक एनी लॉ व्हिच विल वायलेट द फंडामेंटल राइट्स, द स्टेट कैन नॉट मेक एनी लॉ व्हिच विल वायलेट द फंडामेंटल राइट्स। तो जब हम देखते हैं बेटा आर्टिकल 13 को, इसमें बोला गया है कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये कुछ बेसिक राइट्स होते हैं जिनके बगैर हम अपनी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 13 में बोला गया है कि स्टेट या गवर्नमेंट ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती है जिससे आपके, हमारे या सिटीजन्स के राइट्स वायलेट हो जाएंगे। अब आर्टिकल 13 के बाद हम जाएंगे बेटा आर्टिकल 14 पे। आर्टिकल 14 जो है बेटा ये डील करता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। तो यहाँ पे जब हम आर्टिकल 14 पे जाते हैं, इट डील्स विद द इक्वलिटी बिफोर द लॉ। तो यहाँ पे हम सारे जो इंडिया में रहने वाले लोग हैं ये सारे सेम हैं, इनमें से कोई अमीर है या गरीब है, बट वी आर ऑल सेलिंग इन द सेम बोट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नेवर डिस्क्रिमिनेट्स एनी पर्सन। इसके बाद जब हम आर्टिकल 14 पे हम जा रहे थे, तो इसके बाद हम आर्टिकल 15 पे जाएंगे। इससे पहले मैं दोबारा आपको बोलूं, आर्टिकल 14 में बोला गया है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, और आर्टिकल 15 में बोला गया है डिस्क्रिमिनेशन को हम कैसे रिमूव करेंगे। तो बेटा डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है? डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स एंड रिलीजन। तो डिस्क्रिमिनेशन में अगर आप देखेंगे या तो कास्ट आएगी, या तो बेटा क्रीड आएगी, या तो कलर आएगा, या तो रिलीजन की बुनियाद पे हम लोगों को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। मगर आईन में क्या बोला गया है? अगर आप कास्ट को, क्रीड को, कलर को या रिलीजन को सामने लाते हैं तब आप इंडिया के रहने वाले नहीं हैं, तब आप क्या है फिर? स्ट्रेंजर्स। इसी तरह से बेटा आर्टिकल 15 आपको क्लियर हुआ कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स एंड रिलीजन के बाद हम जाएंगे आर्टिकल 16 पे। आर्टिकल 16 क्या बोलता है बेटा? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। हर एक इंसान को हम रोजगार देंगे, लेकिन अगर वो एम्प्लॉयमेंट में कैसे आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, आप कैसे नौकरी हासिल करेंगे बेटा? दो सिस्टम है। एक सिस्टम है बेटा हमारे पास मेरिट सिस्टम, एक सिस्टम है हमारे पास मेरिट सिस्टम, और दूसरा सिस्टम है हमारे पास सपोर्ट सिस्टम। अगर आप इंडिया में देखेंगे, इंडिया में हम ज्यादातर नौकरी किनको देते हैं बेटा? जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर पाते हैं, लाइक आईएएस, आईसीएस, केएस, केसीएस एटसेट्रा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे और एक सिस्टम जिसको यूके में
फॉलो किया जाता था ज्यादा, वहां पे सबोइलिस सिस्टम था, वहां अमीरों को ही नौकरी मिलती थी। मगर इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होता है, टीचर का बेटा टीचर नहीं बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा, और एडवोकेट का बेटा एडवोकेट नहीं बनेगा, साइंटिस्ट का बेटा साइंटिस्ट नहीं बनेगा। इट डिपेंड्स अपॉन द कैपेबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, है ना। तो अगर आप सबको याद होगा बेटा, आर्टिकल 16 जो है इसमें बोला गया है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है हर एक को नौकरी दी जाएगी, मगर किस पे दी जाएगी? मेरिट सिस्टम पे, मेरिट सिस्टम पे। हाँ, इसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे हम देखेंगे बेटा आर्टिकल 17 जो है, आर्टिकल 17 डील करता है अनटचेबिलिटी के साथ। तो अनटचेबिलिटी क्या होता है? आप लोगों ने ऑलरेडी हिस्ट्री पढ़ी होगी 7th में भी, और इस तरह से आपने देखा होगा बेटा कि अनटचेबिलिटी में हम ज्यादा देखते हैं कास्टिज्म को। अगर आप इंडियन सोसाइटी में देखेंगे, इट वाज कंपोज्ड ऑफ द ब्राह्मणस, शूद्रास, क्षत्रियास एंड वैश्यास। इसको हम हिस्ट्री में वर्ण सिस्टम भी बोलते हैं, और इसमें 4 कास्ट्स होती थी। ब्राह्मणस अपने आप को बोलते थे हम ज्यादा हायर कास्ट वाले लोग हैं, और शूद्रास को बोला जाता था आप लोअर कास्ट वाले लोग हैं, और क्षत्रियास का काम था बेटा जंग लड़ना, और वैश्यास का काम क्या था? एग्रीकल्चरल काम, ट्रेडर्स वगैरह। तो इंडिया वालों ने खुद ही अपने सिस्टम को क्या किया था? डिवाइड किया था। वरना गीता में, रामायण में, कुरान में या किसी मजहबी किताब में कास्टिज्म पे कहीं पे नहीं लिखा गया है कि कास्ट ये हायर है या वो हायर है। वी ऑल आर सेम, वी ऑल आर सेम। और यहाँ पे अनटचेबिलिटी का मतलब यही है कि इंडिया में अगर आप देखेंगे ज्यादातर हम क्या करते हैं? दलितों को, शेड्यूल्ड कास्ट्स को एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स को हम नेग्लेक्ट करते हैं ना, तो हम इन चीजों को नेग्लेक्ट करते हैं। तो यहाँ तक जो है आपको क्लियर हुआ बेटा? तो यहाँ तक जो है तो आपने आर्टिकल 16 भी देखा पहले, इसमें आपने ये देखा कि अगर आपको नौकरी हासिल करनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या किसी स्टेट में, और आर्टिकल 1 क्या बोलता है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ 28 स्टेट्स। अगर आप आर्टिकल 1 को देखेंगे, यूआई यूनियन ऑफ इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो ये क्या बोलता है? इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स जो है बेटा, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपको इंडिया का कानून भी मानना है। तो क्योंकि आप इंडिया में ही रहते हैं, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसमें 28 स्टेट्स आते हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज आते हैं। हमारे पास पहले 7 ही थी, लेकिन ड्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2009 जेट के बाद कन्वर्टेड फ्रॉम स्टेट्स टू यूनियन।